there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि इस समय क्लास 12 इंग्लिश से प्रोज का द होम कमिंग चैप्टर का हिंदी अनुवाद चल रहा था और इसका आधा चैप्टर का हिंदी अर्थ इस वीडियो के पार्ट 1 में आ चुका है और जो शेष चैप्टर बचा है उसको अब हम इस पार्ट 2 में पढ़ेंगे, इसको देखेंगे। और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फटीग as soon as all was settled kept asking his uncle every minute when they were to start. फटीग as soon as all was settled, जैसे ही वह सब मामला शांत हुआ अर्थात वहाँ की बातें स्थगित हुई, kept asking his uncle every minute, तो वह अपने मामा से हर क्षण पूछता रहता when they were to start, कि हम लोगों को कब चलना है। He was on pins and needles all day long with excitement and lay awake most of the night. He was on, वह था, pins and needles अर्थात बहुत चुभते हुए दर्द, all day पूरा दिन, with excitement उत्तेजित होकर अर्थात वह पूरा दिन उत्तेजित होकर रहता और उसको चुभता हुआ दर्द सताता। एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ नाइट्स, और अधिकांश रातों को वह जागता रहता। ही बिक्वेट्स टू माखन इन परपेटुटी हिज फिशिंग रॉड, हिज बिग काइट एंड हिज मार्बल्स, और जब वह जाने की तैयारी में था तो उसने विचार किया या सोचा कि अपने सभी जो प्रिय खिलौने हैं उन सब चीज़ों को माखन को दे दिया जाए। उसमें हिज फिशिंग रॉड मछली पकड़ने वाली छड़ी थी, हिज बिग काइट एक बड़ी पतंग थी, एंड हिज मार्बल्स और उसके कंचे थे। ये सब चीज़ें उसने माखन को सौंप दी। इंडीड, और वास्तव में एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर हिज जेनरसिटी टुवार्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड, तो वास्तव में उस समय फटीग के अंदर माखन के प्रति बहुत ही उदारता का भाव उत्पन्न हुआ था। अर्थात उस जाने के समय, माखन से अलग होने के समय फटीग के हृदय में माखन के प्रति बहुत अधिक दयालुता, उदारता उत्पन्न हुई। When they reached कलकत्ता, जब वे कलकत्ता पहुँचे, फटीग मेड द एक्वाइंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फटीग ने अपनी मामी को पहली बार देखा था, पहली नज़र ही देखा था, क्योंकि इसके पहले वह कभी नहीं गया था। शी वाज बाई नो मीन्स प्लीज्ड विथ दिस नेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली। शी वाज बाई नो मीन्स प्लीज्ड, वह खुश नहीं थी विथ हिज अननेसेसरी, कि यह अनावश्यक रूप से एडिशन में जुड़ा हुआ, टू हर फैमिली उनके परिवार में, अर्थात वह फटीग के उनके परिवार में अनावश्यक रूप से जुड़ने से वह खुश नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि मेरे परिवार में एक और लड़का शामिल हो जाए। शी फाउंड हर ओन 3 बॉयज क्वाइट इनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनीवन एल्स। शी फाउंड हर ओन 3 बॉयज, उनके स्वयं के 3 बच्चे थे, क्वाइट इनफ टू मैनेज, जो कि पर्याप्त थे व्यवस्थित करने के लिए, विदाउट टेकिंग एनीवन एल्स, बिना किसी और या अतिरिक्त बच्चे को लेकर, अर्थात उनके परिवार में पहले से ही 3 बच्चे थे जो कि उनकी देखभाल करने के लिए पर्याप्त थे, काफ़ी थे। तो वह नहीं चाहती थी कि इस परिवार में कोई अन्य बाहरी भी शामिल हो जाए। एंड टू ब्रिंग ए विलेज lad of 14 into their midst was terribly upsetting. And to bring a village lad, और एक गांव के लड़के को लाना
14 अर्थात 14 वर्ष के, इनटू दियर मिडिस्ट उनके मध्य में, वाज टेरिबली जो कि बहुत ही भयानक था, अपसेटिंग माने डिस्टर्ब करने वाला, अर्थात उनके परिवार में एक गांव का 14 साल का लड़का जो उनके परिवार के मध्य में आ गया तो वह उनके लिए बहुत ही परेशानी का विषय था। बिशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्विस्ट बिफोर कमिटिंग सच एन इंडिस्क्रेशन, और वह सोचती हैं कि बिशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्विस्ट, बिशंबर को 2 बार सोचना चाहिए था, बिफोर कमिटिंग सच एन इंडिस्क्रेशन ऐसा करने से पहले, अर्थात उसकी मामी कहती हैं कि बिशंबर को ऐसा करने से पहले 2 बार सोच लेना था। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्स नॉइजेंस देन ए बॉय एट द एज ऑफ 14। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, इस संसार में अर्थात मानव संबंधों के संसार में, देयर इज नो वर्स नॉइजेंस इससे बुरा कुछ नहीं है, देन ए बॉय एट द एज ऑफ 14 एक 14 साल के लड़के की अपेक्षा। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, गुड बेटर बेस्ट, वैसे ही बैड वर्स रस्ट होता है। तो इस मानव संबंध के संसार में एक गांव के 14 साल के लड़के से बुरा या अधिक बुरी आपत्ति और कुछ नहीं होती है। ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल, ना तो वह शोभनीय होता है, नार यूजफुल और न ही उपयोगी। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन ए लिटिल बॉय। इट इज़ इम्पॉसिबल, यह असंभव है, टू शावर अफेक्शन कि स्नेह बरसाना, ऑन हिम उसके ऊपर, एज उस तरह से, ऑन ए लिटिल बॉय जैसा कि छोटे लड़के के साथ, अर्थात जितना स्नेह छोटे लड़के से किया जा सकता है उतना स्नेह की बौछार करना 14 साल के लड़के पर असंभव होता है। एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग और वह हमेशा आता रहेगा, इन द वे मीन्स रास्ते में, अर्थात वह हर समय परेशानी उत्पन्न करता रहेगा। इफ़ ही टॉक विथ ए चाइल्डिश लिस्प ही इज कॉल्ड ए बेबी। इफ़ ही टॉक्स यदि वह बात करता है, विथ ए चाइल्डिश लिस्प एक बच्चे की तरह, लिस्प मतलब तुतलाते हुए, तो ही इज कॉल्ड ए बेबी उसे बेबी कहा जाएगा, बच्चा कहा जाएगा। एंड इफ़ ही आंसर्स इन ए ग्रोन अप वे और यदि वह बड़े उम्र के लोगों की तरह बात करेगा तो ही इज कॉल्ड तो उसे कहा जाएगा इम्पर्टिनेंट, अर्थात उसे बहुत बतक्कड़ कहा जाएगा। इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिजेंटेड, अर्थात कुल मिलाकर के कोई भी बात यानी जो भी बात हो सभी बातें उस पर बेकार ही साबित होंगी, सब तरह से नुकसानदायक ही होंगी। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, और इस समय वह एक अनाकर्षक उम्र में बढ़ रहा है, अर्थात उसकी उम्र जो है इस समय बढ़ रही है जो कि बहुत ही अनाकर्षण है, अर्थात उसमें कोई आकर्षण नहीं होता है। जैसे एक छोटा बच्चा जो होता है उसके चेहरे में बहुत आकर्षण होता है, लेकिन जब उम्र धीरे धीरे बढ़ती रहती है तो आकर्षण धीरे धीरे कम पड़ता रहता है। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लाथ्स विथ इंडिसेंट हेस्ट, ही ग्रोज आउट वह बढ़ रहा है, ऑफ हिज क्लाथ्स अपने कपड़ों से ज़्यादा, विथ इंडिसेंट हेस्ट बहुत जल्दी, अर्थात वह इतनी तेज़ बढ़ रहा है कि कपड़ों से भी यानी जितनी जल्दी कपड़े छोटे नहीं पड़ते हैं उतनी उससे कहीं ज़्यादा जल्दी वह बढ़ रहा है, उसकी उम्र बढ़ रही है। हिज वॉइस ग्रोज होर्स, उसकी आवाज़ ग्रोज मीन्स हो जाती है, हो रही है, होर्स मीन्स कठोर, एंड ब्रेक्स और रुकने वाली, एंड क्वेयर्स और थरथराने वाली, कांपने वाली, तो उसकी आवाज़ बहुत कठोर और रुक रुक कर और कांपने वाली होती है। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली, हिज फेस ग्रोज उसका चेहरा हो जाता है सडनली अचानक, एंगुलर एंड अनसाइटली
भद्दा हो जाता है और देखने में भी अच्छा नहीं होता है। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्टकमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। इट इज़ ईजी, यह सरल होता है, टू एक्सक्यूज, क्षमा कर देना, द शॉर्टकमिंग, गलतियों को, ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, छोटे बच्चों की, अर्थात यदि छोटे बच्चों की गलतियां हों तो उसे क्षमा किया जा सकता है। बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनएवॉइडेबल लैप्सेस इन ए बॉय ऑफ 14। बट इट इज़ हार्ड, लेकिन यह कठिन है, टू टॉलरेट, सहन करना, इवन अनएवॉइडेबल, और लैप्सेस अर्थात कमियाँ, इन ए बॉय ऑफ 14, 14 साल के, अर्थात छोटे बच्चों की गलतियों को क्षमा किया जा सकता है, लेकिन 14 साल के बच्चे की गलतियों को क्षमा नहीं किया जा सकता है, सहन नहीं किया जा सकता है, और उनको एवॉइडेबल का मतलब होता है दूर रखना, अर्थात उसमें अनएवॉइडेबल लिखा है, इसका उल्टा कर देते हैं। आगे देखते हैं। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस। द लैड हिमसेल्फ बिकम पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, अर्थात वो लड़का स्वयं में ही बहुत कुछ सोचता है। When he talks with elderly people, he is either unduly forward. When he talks with elderly people, जब वह बड़ी उम्र के अर्थात ज़्यादा उम्र के लोगों से बात करता है तो he is बहुत आगे बढ़ जाता है, or else so unduly shy, या फिर बहुत अधिक शर्मीला हो जाता है, that he appears ashamed of his very existence, और इतना अधिक शर्मीला हो जाता है कि वह अपने अस्तित्व पर ही शर्मिंदा होने लगता है। अर्थात जब वह बड़े लोगों से बात करता है तो या तो बहुत जल्दी आगे निकल जाता है या फिर बहुत अधिक शर्मीला हो जाता है, शर्म करने लगता है कि ही अपीयर्स, वह दिखता है या लगता है, असेम्ड, शर्मिंदा, ऑफ हिज वेरी एक्सिस्टेंस, अपने ही अस्तित्व पर। Yet it is at this very age when in this heart of hearts a young lad most craves for recognition and love. Yet it is at this very age, यद्यपि यही वह उम्र है या वही यह उम्र है, when in his heart of hearts a young lad, कि जब एक युवा लड़के के हृदय में most craves, बहुत तेज इच्छा होती है, फॉर रिकॉग्निशन, जान पहचान की, एंड लव, और स्नेह की, अर्थात यही वह उम्र होती है जिस उम्र में एक युवा लड़के के हृदय में अपनी जान पहचान और प्रेम पाने की बहुत तेज लालसा होती है। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनी वन, और वह हो जाता है द डिवोटेड स्लेव, उसका समर्पित गुलाम, ऑफ एनी वन, हर किसी का, हु, जो, शोज हिम कंसिडरेशन, जो उससे स्नेह दिखाता है, अर्थात वह उसी व्यक्ति का समर्पित गुलाम हो जाता है जो उसके ऊपर थोड़ा स्नेह दिखा देता है। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन कोई भी खुलकर प्रेम करने की हिम्मत नहीं करता, फार, क्योंकि दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय, क्योंकि खुलकर यदि कोई उससे प्रेम और स्नेह दिखाएगा तो वह उस लड़के के लिए थोड़ा कष्टदायक होगा, अच्छा नहीं होगा। सो अतः व्हाट विथ स्कोल्डिंग एंड chiding he becomes very much like a stray dog that has lost his master, क्योंकि ऐसा करने से वह हो जाएगा। व्हाट विथ स्कोल्डिंग, यानी उसको यदि डांटा जाए, एंड चाइडिंग, फटकारा जाए, तो ही बिकम्स, वह हो जाता है, वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग, एक आवारा कुत्ते की तरह, अर्थात इस उम्र में जब किसी लड़के को अधिक डांटा और फटकारा जाता है तो वह एक आवारा कुत्ते की तरह हो जाता है, दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर, जिसने अपना मालिक खो दिया हो, अर्थात बिना मालिक के एक आवारा कुत्ते की तरह हो जाता है। फॉर ए बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज़ द ओनली पैराडाइज, और एक 14 साल की उम्र के लड़के के लिए उसका घर ही मात्र उसके लिए स्वर्ग होता है। टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस विथ स्ट्रेंगल पीपुल
strange people is little short of torture, while the height of bliss is to receive the kind looks of women and never to be slighted by them। एक 14 साल के लड़के के लिए उसका स्वयं का घर ही उसका स्वर्ग होता है। टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस, एक अपरिचित घर में, अनजान घर में रहना, विथ स्ट्रेंज पीपुल, अजनबी लोगों के साथ, इज लिटिल शॉर्ट ऑफ टार्चर, यह बहुत ही कष्टदायक होता है। अर्थात अजनबी व्यक्तियों के साथ अजनबी घर में, अनजान घर में रहना उसके लिए कष्टदायी होता है। व्हाइल, जबकि द हाइट ऑफ ब्लिस, अर्थात अत्यधिक आनंद, इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन, यानी महिलाओं की दया दृष्टि प्राप्त करना, एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और कभी भी उनके द्वारा अपमानित ना करना। अर्थात ऊपर से थोड़ा देख लेते हैं। टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस, एक अजनबी घर में अजनबी व्यक्तियों के साथ रहना थोड़ा सा अत्याचार होता है, माना जाता है। व्हाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन, काइंड लुक्स दया दृष्टि ऑफ वुमेन, महिलाओं की, और अत्यधिक आनंद प्राप्त करता है महिलाओं की दया दृष्टि प्राप्त होने से। अर्थात बहुत अधिक आनंद प्राप्त होता है जब महिलाओं की दया दृष्टि प्राप्त होती है और कभी भी उनके द्वारा उसका अपमान नहीं किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अधिक आनंददायी होती हैं। इट वॉज एंग्विश टू फटीग टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस। इट वॉज एंग्विश, यह बहुत दर्दनाक था, पीड़ादायी था, टू फटीग, फटीग के लिए, टू बी द अनवेलकम, अर्थात बिन बुलाए मेहमान, अनिष्ट गेस्ट मेहमान, इन हिज आंट्स हाउस, अपनी मामी के घर में। अर्थात फटीग के लिए यह बहुत पीड़ादायी था कि वह अपनी मामी के घर में बिना बुलाए मेहमान के रूप में था। डिस्पाइज्ड बाय दिस एल्डरली वोमेन, डिस्पाइज्ड घृणा करती थीं, बाय दिस अर्थात उनके द्वारा घृणा किया जाता था, दिस एल्डरली वोमेन, इस अधिक आयु वाली महिला के द्वारा। अर्थात वह हर बार इस अधिक उम्र वाली महिला के द्वारा घृणित किया जाता था। एंड स्लाइटेड, और अपमानित किया जाता था, ऑन एवरी ओकेजन, प्रत्येक अवसर पर, अर्थात हर समय वह इस उम्रदराज महिला के द्वारा अपमानित किया जाता था और घृणा किया जाता था। इफ़ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, इफ़ शी एवर आस्क्ड, यदि वह कभी कह देती हिम, उससे, टू डू करने के लिए, एनीथिंग कुछ भी, फॉर हर अपने लिए, जब कभी भी उसकी मामी अपने लिए कुछ करने के लिए फटीक से कह देती, ही वुड बी सो ओवरजॉयड, तो वह इतना अधिक खुश हो जाता, दैट ही वुड ओवर डू इट, कि वह इस काम को बहुत जल्दी कर डालता, अर्थात बहुत उत्साह से कर देता। एंड देन शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, एंड देन शी वुड टेल हिम, और फिर उसकी मामी उससे कहती कि नॉट टू बी सो स्टूपिड, कि इतने मूर्ख मत बनो, बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन्स, और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करो, अर्थात जो कुछ भी वह करता था उसके काम को वह। द क्रैम्प्ड एटमॉस्फियर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज आंट्स हाउस ऑप्रेस्ड फटीग सो मच दैट ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ। द क्रैम्प्ड एटमॉस्फियर, तंग वातावरण, ऑफ निगलेक्ट अर्थात नज़रअंदाज करने का, इन हिज आंट्स हाउस अपनी मामी के घर में, ऑप्रेस्ड उत्पीड़ित करता था, फटीग को, सो मच इतना अधिक, अर्थात उसके मामी के घर में उसका नज़रअंदाज करने का जो तंग वातावरण था, इससे फटीग इतना उत्पीड़न महसूस करने लगा, दैट ही फेल्ट, कि उसने ऐसा महसूस किया, दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि उसका सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है। बट देयर वाज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन उसके लिए अब वहाँ से जाना भी असंभव था, अर्थात उसके लिए कोई खुला स्थान नहीं था।
कंट्री एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली, अर्थात कोई भी खुला स्थान ऐसा नहीं था जो उसके फेफड़ों में स्वतंत्र रूप से सांस भर सके। बट देयर वाज नो ओपन country to go to, surrounded on all sides by कलकत्ता houses and walls, और जहाँ वो रहता था कलकत्ता शहर में वह चारों ओर मकानों और दीवारों से ढका हुआ था। He would dream night after night of his village home, वह प्रत्येक रात को अपने गांव वाले घर को स्वप्न में देखता रहता था। एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और काफ़ी लंबा समय हो जाने के कारण, अर्थात वह यह चाहता था कि अपने घर से आए हुए काफ़ी समय हो गया है और वह स्वप्न में अपने गांव वाले घर को देखता था। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मीडो where he used to fly his kite all day long, उसे याद आते थे द ग्लोरियस मीडो, शानदार मैदान, where जहाँ he used to fly, वह उड़ाया करता था his kites all day long, अपनी पतंग को पूरे दिन, अर्थात उसे वह शानदार मैदान याद आता था जहाँ पर वह पूरा दिन अपनी पतंगों को उड़ाया करता था। He rode the broad river bank where he would wander about the livelong day singing and shouting for joy, और वह चौड़ा नदी का किनारा भी याद आता था जहाँ वह पूरा दिन गाना गाया करता था और शाउटिंग फॉर जॉय, और खुशी से चिल्लाया करता था। द नैरो ब्रूक, और वह सकरी या संकीर्ण नदी, होयर ही कुड गो, जहाँ वह जाता था, एंड डाइव, और तैरता था, गोता लगाता था, एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक्ड, किसी भी समय जब उसकी इच्छा होती थी, अर्थात वह संकीर्ण नदी भी उसे याद आती थी जहाँ पर वह गोता लगाने और तैरने के लिए जाया करता था जब भी उसकी इच्छा होती थी। He thought of his band of boy companions over whom he was despot, और वह उन अपने साथियों के दल को, समूह को भी याद करता था, over whom he was despot, जिनके ऊपर वह अपनी नेतागिरी दिखाया करता था। एंड above all, और इन सब के अतिरिक्त द मेमोरी ऑफ दैट टिरांट मदर ऑफ हिज, और उसकी माता की डांट भी याद आती थी। हु हैड सच ए प्रेजुडाइस अगेंस्ट हिम, जिसने अपने इस लड़के के साथ ऐसा पक्षपात किया था। ऑक्यूपाइड हिम डे एंड नाइट, पूरे दिन और रात वह इन्हीं बातों में खोया रहता। ए काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, a longing to be in the presence of the one who is loved। a kind of physical love, एक प्रकार का शारीरिक प्रेम, like that of animals, जानवरों के तरीके से। a longing to be in the presence of the one who is loved, longing उसकी इच्छा थी, to be रहने की, in the presence of the one, उन लोगों की उपस्थिति में, who is loved, जो उसको प्रिय थे, अर्थात एक प्रकार का शारीरिक प्रेम जिस प्रकार से जानवरों में होता है, अर्थात आप लोगों ने देखा होगा कि जानवर अपने बच्चों को चाटते हैं, शरीर को चाटते हैं, तो उसी प्रकार का एक शारीरिक प्रेम की इच्छा उसके अंदर जागृत थी कि उसको जो चाहने वाले हैं, उसके प्रिय लोग हैं, वह उनकी उपस्थिति में रहे। एंड इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस इन द ट्विलाइट, ट्विलाइट का मतलब शाम के समय, अर्थात गोधूल बेला, जिस प्रकार से सभी जानवर गोधूल बेला के समय में अपने बछड़ों को चाटते हैं, ठीक उसी प्रकार से दिस लव, अर्थात यही प्रेम, व्हिच वाज ऑलमोस्ट इन एन एनिमल इंस्टिक्ट, जो कि जानवरों की एक प्रकृति है, अर्थात आदत है। एजिटेटेड, और अधिक तड़पाती थी, दशाई, शर्मीले, नर्वस, बेचैन, लीन, दुबले पतले, अनकाउथ, भद्दे एंड अगली बॉय, और उस कुरूप लड़के को, अर्थात जब वह किसी
गाय को अपने बछड़े को चाटते हुए जब देखता था तो इस प्रेम को देखकर उसके अंदर उसकी माँ के प्रति प्रेम की तड़प और अधिक बढ़ जाती थी। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, और कोई भी इस बात को समझ नहीं सकता था। अर्थात उसे कितनी पीड़ा हो रही थी, कितना दुख था, इस बात को कोई भी समझ नहीं सकता था। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूली, बट इट प्रेड अर्थात शिकार करना, अपॉन हिज माइंड उसके मस्तिष्क पर, कंटिन्यूली लगातार, अर्थात ये पीड़ा हर समय लगातार उसके मस्तिष्क पर छाई रहती थी, परेशान करती रहती। There was no more backward boy in the whole school than Fatick. There was no more backward. कोई भी अधिक पिछड़ा नहीं था इन द होल स्कूल, उस संपूर्ण स्कूल में, दैन फटिक, फटिक की तरह, अर्थात उस स्कूल में फटिक की तरह या फटिक से ज़्यादा पिछड़ा कोई भी लड़का नहीं था। He gaped and remained silent when the teacher asked him a question. जब भी अध्यापक उससे कोई प्रश्न पूछते तो वह चुपचाप अवाक होकर खड़ा रहता। And like an overladen ass patiently suffered all the blows that came down on his back. और एक ओवरलाइडन अर्थात अधिक बोझ लदे हुए ऐस गधे की तरह पेशेंटली सफ़र्ड धैर्यपूर्वक सहन कर लेता था ऑल द ब्लोज दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, अर्थात जिस प्रकार से एक गधे के ऊपर अधिक बोझ लाद दिया जाता है तो उसे वह धैर्यपूर्वक सह लेता है, ठीक उसी प्रकार से फटिक भी उन सभी बातों को चुपचाप सहन कर लेता था। When other boys were out at play, he stood wistfully by the window. जब कोई भी अन्य लड़के स्कूल के बाहर जाकर खेलते थे तो वह चुपचाप दीवार खिड़की के सहारे खड़ा होकर के उन्हें देखता रहता। एंड गेज्ड एट द रूफ्स ऑफ द डिस्टेंट हाउसेज, और अन्य घर की छतों पर जब लड़के खेलते थे तो वह चुपचाप छत पर खड़े होकर के उनको देखता था। एंड इफ़ बाई चांस ही स्पाइड चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ एनी रूफ हिज हार्ट वुड एक विथ लॉन्गिंग। एंड इफ़ बाई चांस, और यदि कभी इत्तेफाक से ही स्पाइड चिल्ड्रेन वह बच्चों को देख लेता, प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस खुली छत पर खेलते हुए, ऑफ एनी रूफ किसी छत पर, अर्थात जब वह इत्तेफाक से कभी भी किसी खुली छत पर बच्चों को खेलते हुए देख लेता, हिज हार्ट वुड एक विथ लॉन्गिंग, तो उसके हृदय में भी ऐसी इच्छा जागृत होती, अर्थात खेलने का दुख या कष्ट उसे याद आने लगता। वन डे ही समन्ड अप ऑल हिज करेज, एक दिन उसने अपने साहस को बुलाया, अर्थात बहुत हिम्मत किया। एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अपने मामा से कहा। एक दिन बहुत कोशिश करके हिम्मत करके उसने अपने मामा से कहा, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, मामा जी हम अब घर कब जा सकते हैं। उसने मामा से पूछा, मामा जी मैं घर कब जा सकता हूँ। हिज अंकल आंसर्ड, उसके मामा ने जवाब दिया, वेट टिल द हॉलीडेज कम, कहा इंतज़ार करो जब तक छुट्टियाँ आती हैं, अर्थात छुट्टियाँ आने तक तुम्हें इंतज़ार करना होगा। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन छुट्टियाँ नवंबर तक नहीं आने वाली थीं, अर्थात छुट्टियाँ जो थीं वो नवंबर में होनी थीं। एंड देयर वाज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और तब तक इंतज़ार करने के लिए यह समय बहुत लंबा था। वन डे फटिक लास्ट हिज लेसन बुक, एक दिन फटिक की लेसन बुक कहीं खो गई। इवन विथ द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन। विथ द हेल्प ऑफ बुक्स, अर्थात उन पुस्तकों की सहायता से, ही हैड फाउंड इट, इसे उसने पाया था, वेरी डिफ़िकल्ट बहुत ही समस्या से,
अर्थात उसने कई पुस्तकों में से इस पुस्तक को ढूंढ के निकाला। इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, और अपनी पाठ को तैयार किया। अर्थात उसकी लेसन बुक किसी दिन खो गई थी, फिर उसने बहुत ढूंढने के बाद अन्य किताबों की सहायता से इसे ढूंढ निकाला और अपने पढ़ाई की तैयारी की। नाउ इट वाज इम्पॉसिबल, लेकिन अब यह असंभव था। डे आफ्टर डे द टीचर वुड केम हिम अनमर्सीफुली, अर्थात प्रतिदिन उसके अध्यापक उसके साथ निर्दयता का व्यवहार करते। हिज कंडीशन बिकेम सो objectively miserable that even his cousins were ashamed to own him, उसकी दया इतनी दयनीय हो गई, कष्टदायक हो गई, यहाँ तक कि उसके जो चचेरे भाई थे अर्थात उसके मामा के जो लड़के थे वे लोग भी अपने आप को उसके साथ पाकर शर्मिंदगी महसूस करने लगे। They began to jeer and insult him more than the other boys, तो जो मामा के लड़के थे वे फटीक से जीयर ईर्ष्या करने लगे एंड इंसल्ट और उसकी बेइज्जती करने लगे मोर देन द अदर बॉयज, अन्य लड़कों से ज़्यादा। अर्थात जो उसके मामा के लड़के थे वे सब फटीक की बेइज्जती अन्य लड़कों से ज़्यादा करने लगे। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट एंड टोल्ड हर दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक। ही वेंट टू हिज आंट, वह अपनी मामी के पास गया एट लास्ट अंत में, एंड टोल्ड हर और अपनी मामी से बताया दैट कि ही हैड लॉस्ट हिज बुक, कि मेरी किताब खो गई है। हिज आंट पर्स्ड हर लिप्स इन कंटेम्प्ट एंड सेड, हिज आंट पर्स्ड हर लिप्स इन कंटेम्प्ट एंड सेड, उसकी मामी जो थी वो बहुत क्रोधित हुई और बहुत ही तेज़ आवाज़ में बोली, यू ग्रेट क्लमसी कंट्री लाउड, कहा कि तुम बहुत बड़े मूर्ख और गंवार हो। कंट्री लाउड अर्थात पूरे देश में तुम्हारे जैसा गंवार कोई नहीं है। हाउ कैन आई अफोर्ड विथ ऑल माई फैमिली टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times a month। हाउ कैन आई अफोर्ड, कहा कि मैं कैसे प्राप्त कर सकती हूँ विथ ऑल माई फैमिली, अपने परिवार के साथ, टू बाई यू न्यू बुक्स, तुम्हारे लिए नई किताबें खरीदना, 5 times a month, एक महीने में 5 बार। उसकी मामी ने कहा कि मैं इतने परिवार के साथ एक महीने में 5 बार तुम्हें पुस्तकें कहाँ से खरीद सकती हूँ। दैट नाइट, उस रात, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, जब वह स्कूल से अपने घर आ रहा था, फटीक हैड ए बैड हेडेक विथ ए फिट ऑफ शिवरिंग, तो फटीक को बहुत तेज सिर दर्द होने लगा, विथ ए फिट ऑफ शिवरिंग, और वह कांपने लगा, थरथराने लगा। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर, और फटीक को महसूस हुआ कि उसके ऊपर अब मलेरिया का बुखार आने वाला है। हिज वन ग्रेट फियर वाज दैट ही वुड बी ए नॉइजेंस टू हिज आंट, और उसको सबसे बड़ा डर इस बात का था कि वह अपनी मामी के ऊपर बोझ बन जाएगा, अर्थात जब उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो उसका काम उसकी मामी को करना पड़ेगा। इस बात से वह और अधिक परेशान हो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग फटीक वाज नो वेयर टू बी सीन, बहुत दुखद घटना होती है। अगली सुबह फटीक कहीं भी नहीं दिखा। ऑल सर्च इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल, और सभी जगह पड़ोस में इधर उधर जो ढूंढा गया वह सब व्यर्थ साबित हुआ। द रेन हैड बीन पॉरिंग इन टॉरेंट्स ऑल नाइट, और बारिश पूरी रात भर हो रही थी, अर्थात पूरी रात से भयानक बारिश हो रही थी। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय गॉट ड्रेंच्ड थ्रू टू द स्किन, और जो लोग उसी की खोज में गए थे, उस लड़के की खोज में गए थे, वे लोग पूर्ण रूप से भीग गए। एट लास्ट बिशंभर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस, अंत में बिशंभर ने सोचा कि पुलिस को सूचना दी जाए और पुलिस से सहायता प्राप्त की जाए।
At the end of the day, a police van stopped at the door before the house. At the end of the day, दिन के अंत अर्थात शाम के समय एक पुलिस वैन एक पुलिस की गाड़ी स्टॉप्ड रुकती है एट द डोर दरवाजे पर बिफोर द हाउस घर के सामने अर्थात शाम के समय एक पुलिस की गाड़ी घर के दरवाजे के सामने रुकती है। इट वाज स्टिल रेनिंग और बारिश इस समय भी हो रही थी। एंड द स्ट्रीट्स वेयर ऑल फ्लूडेड और सभी गलियों में बाढ़ थी। टू कांस्टेबल ब्रॉट आउट फटीग इन दियर आर्म्स तो दो सिपाही फटीग को लेकर अपनी बाहों में लेकर आए एंड प्लेस्ड हिम और उसे रख दिया अर्थात बैठा दिया बिफोर बिशंभर के सामने। दो सिपाही फटीग को अपनी बाहों में लेकर आए और बिशंभर के सामने उसको बैठा दिया। ही वाज वेट थ्रो फ्राम हेड टू फुट सिर से लेकर पांव तक वह भीगा हुआ था। मड्डी ऑल ओवर और पूरे शरीर में उसके धूल और कीचड़ लगा हुआ था। हिज फेस एंड आइज फ्लश्ड रेड उसका चेहरा और आँखें एकदम लाल थीं विथ फीवर बुखार के कारण। एंड हिज लिम्स ऑल ट्रेम्बलिंग और उसके सभी अंग हाथ और पैर काँप रहे थे। हिज वाइफ सा हिम उसकी पत्नी ने जब बिशंभर की पत्नी ने उसे देखा शी एक्सक्लेम्ड तो उसने कहा व्हाट ए हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस इस लड़के ने मुझे कितनी बड़ी परेशानी में डाल रखा है अर्थात इस लड़के ने मुझे परेशानियों का ढेर या अंबार में पहुंचा दिया है, परेशानियों का ढेर लगा दिया है। हैड नॉट यू बेटर सेंड हिम होम और फिर बिशंभर से कहा कि क्यों नहीं तुम इसे इसके घर छोड़ आते। फटीग हियर्ड हर वर्ड्स एंड सॉफ्ड आउट लाउड फटीग ने जैसे ही अपनी मामी के इन शब्दों को सुना एंड सॉफ्ड और सिसकियाँ भरने लगा आउट लाउड बहुत तेज़ से सिसकियाँ भर कर रोने लगा। अंकल और कहने लगा मामा जी आई वॉज जस्ट गोइंग होम मैं अपने घर ही जा रहा था। बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन लेकिन इन सिपाहियों ने मुझे पुनः यहाँ पर ला दिया। उसने अपनी मामा जी से कहा कि मैं घर ही जा रहा था लेकिन ये सिपाही मुझे पुनः यहाँ पर खींच लाए। द फीवर रोज वेरी हाई बुखार बहुत तेज़ बढ़ गया। एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वाज डेलीरियस और पूरी रात वह बच्चा बहुत बेचैन और बेसुध रहा। बिशंभर ब्रॉट इन ए डॉक्टर बिशंभर ने डॉक्टर को बुलाया। फटीग ओपनड हिज आइज फ्लश्ड विथ फीवर और फटीग ने बुखार के कारण लाल उन आँखों को खोला। एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग और छत का जो अंदरूनी हिस्सा होता है उस हिस्से की ओर देखा। एंड सेड वैकेंटी और बहुत तेज़ आवाज़ में कहा अंकल हैव द हॉलीडेज कम एट मामा जी क्या छुट्टियां अभी भी नहीं आई हैं। मे आई गो होम क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ। बिशंभर वाइप द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज बिशंभर ने अपनी आँखों से आंसुओं को पोंछा अर्थात बिशंभर भी दुखी था उसकी आँखों से भी आंसू आ रहे थे। बिशंभर ने उसकी आँखों से आंसुओं को पोंछा। एंड टुक फटीग्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन और फटीग के जो दुबले पतले कमज़ोर और बहुत तेज़ी से जल रहे हाथ थे उन हाथों को अपने ऊपर लिया। एंड सैट बाय हिम थ्रू द नाइट और पूरी रात उसी के पास बैठे रहे। द बॉय बिगेन अगेन टू मटर और लड़का दोबारा फिर मटर अर्थात बुदबुदाने लगा। एट लास्ट दिस वॉइस बिकेम एक्साइटेड और अंत में उसकी आवाज़ बहुत उत्तेजित हो उठी बहुत तेज़ हो उठी। मदर ही क्राइड और उसने चिल्लाकर बहुत तेज़ी से कहा माँ डोंट बीट मी लाइक दैट माँ मुझे इस तरह मत मारो। मदर आई माँ आई एम टेलिंग द ट्रूथ मैं सत्य बोल रहा हूँ मुझे मत मारो। द नेक्स्ट डे फटीग बिकेम कॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम
और अगले दिन फटीग थोड़े समय के लिए थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, अर्थात उसे थोड़ा सा चैन मिला। ही टर्न्ड हिज आइज, उसने अपनी आँखों को खोला, अबाउट द रूम, और उस कमरे में देखा। एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, तो उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ या ऐसी आशा लगी कि कोई इधर आ रहा है। एट लास्ट, और अंत में, विथ एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो, और तभी एक निराशा भरी हवा के साथ उसने अपने सिर को तकिया के नीचे रख लिया, अर्थात अपने सिर को तकिया के नीचे छिपा लिया। ही टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल विथ ए डीप साई, और बहुत गहरी आह भर के उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लिया। विशंभर न्यू हिज थाट्स, विशंभर उसके विचारों को समझते थे, जानते थे। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, और उन्होंने अपने सिर को नीचे झुका लिया। व्हिस्पर्ड, और धीमी आवाज़ में कहा, फटीग, आई हैव सेंट फॉर योर मदर, मैंने तुम्हारी माँ को बुला लिया है। द डे वेंट बाई, वह दिन पूरा बीत गया। द डॉक्टर सेड इन ए ट्राउबल्ड वॉइस दैट द बॉयज कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, और डॉक्टर ने कहा एक तेज़ आवाज़ में या भयानक परेशानी वाली आवाज़ में कहा कि लड़के की स्थिति वाज वेरी क्रिटिकल, बहुत गंभीर है। फटीग बिगैन टू क्राई आउट, फटीग चिल्लाने लगा। बाय द मार्क 3 फैथम, 3 फैथम्स निशान से, बाय द मार्क 4 पैथम, और 4 पैथम निशान से। ये पैथम जो है एक गहराई मापने की एक इकाई है। तो वह इन निशानों को देखते हुए कह रहा है, चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है, बाय द मार्क, निशान से 3 पैथम्स, निशान से 4 पैथम्स। और ये जो निशान से 3 पैथम्स, निशान से 4 पैथम्स बोल रहा था, इस आवाज़ को ही हैड हियर्ड, उसने सुना था, द सेलर यानी नाविकों से, ऑन द रिवर स्टीमर, उस नदी के स्टीमर पर, कॉलिंग आउट, चिल्लाते हुए, द मार्क ऑन द प्लम्ब लाइन, अर्थात इस आवाज़ को जो वह फैथम्स बोल रहा था, इस आवाज़ को उसने नदी के स्टीमर पर नाविकों को कहते हुए सुना था, चिल्लाते हुए सुना था। मार्क ऑन द प्लम्ब लाइन, और प्लम्ब लाइन ये एक ऐसी वस्तु है जिसको साहुल कहा जाता है। जो राजमिस्त्री होते हैं, मकानों को बनाते हैं, उनके पास एक गोल लट्टू की तरह से होता है जो धागे में बंधा रहता है, उसी को प्लम्ब लाइन कहा जाता है। अर्थात जब वे नाविक होते थे, उस गहराई को, समुद्र की गहराई को नापने के लिए साहुल का प्रयोग करते थे, तब वे लोग फैथम्स शब्द का प्रयोग करते थे। और यह फटीग जो था, बेहोशी की हालत में यही आवाज़ बार बार निकाल रहा था। नाउ ही वाज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एन अनफैथमेबल सी, और अब वह इस समुद्र की गहराई को स्वयं नाप रहा था, अर्थात वह ऐसा काम कर रहा था जो संभव नहीं था, समुद्र की गहराई को नापा नहीं जा सकता, तो वह स्वयं इस समय समुद्र की गहराई को नाप रहा था। लेटर इन द डे फटीग्स मदर बर्स्ट इनटू द रूम लाइक ए whirlwind। लेटर इन द डे, दिन के अंत में, फटीग्स मदर, फटीग की माँ, बर्स्ट इनटू द रूम, कमरे में घुसी, लाइक ए whirlwind, एक बवंडर की तरह, एंड बिगेन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड, और इधर उधर, टॉस का मतलब होता है करवटें बदलना, अर्थात इधर उधर घूम घूम कर घूमी, एंड मोन, और आह भरी, एंड क्राई इन ए लाउड वॉइस, और एक तेज़ आवाज़ में चिल्लाई। अर्थात दिन के अंत में फटीग की माँ कमरे में एक बाउंडर की तरह घुसी, और वह इधर उधर घूम घूम कर, चारों ओर घूम घूम कर कराहने लगी, आह भरने लगी, एंड क्राई इन ए लाउड वॉइस, और बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्लाने लगी। विशंभर ट्राइंड टू काम हर एजिटेशन,
विशंभर ने कोशिश की टू काम शांत करने की हर एजिटेशन उनकी उत्तेजना, अर्थात विशंभर ने फटिक की माँ की उत्सुकता को शांत करने की कोशिश की। बट सी फ्लंग हरसेल्फ ऑन द बेड, बट सी फ्लंग लेकिन वह कूद पड़ी, हरसेल्फ माने स्वयं, ऑन द बेड बिस्तर पर, और वह तुरंत उस बिस्तर पर कूद गईं। एंड क्राइड और चिल्लाई, फटिक माई डार्लिंग, फटिक माई डार्लिंग, फटिक मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स फॉर ए मोमेंट, फटिक स्टॉप्ड यानी फटिक रुका या रोका, हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स अपनी बेचैनी के क्षणों को, फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए, अर्थात एक क्षण के लिए फटिक ने चैन महसूस किया, अपनी बेचैनी को रोका। हिज हैंड सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, और हिज हैंड उसके हाथ सीज्ड रुक गए, बीटिंग अप एंड डाउन जो इधर और उधर पटक रहा था, और फटिक ने अपने हाथों को जो ऊपर नीचे पटक रहा था उनको पटकना बंद कर दिया। और ही सेड और कहा, एह, ये एह एक आवाज़ है जब कोई रोता है या उसे दुख होता है, कराहता है, तो ये कराहने की आवाज़ निकल रही है। द मदर क्राइड अगेन, माँ पुनः चिल्लाई, फटिक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग, फटिक मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। फटिक वेरी स्लोली टर्न्ड हिज हेड, फटिक ने बहुत ही धीरे से अपने सिर को मोड़ा, घुमाया। एंड विथाउट सेइंग एनीबडी, और बिना किसी को देखे, सेड उसने कहा, मदर, माँ, द हॉलीडेज हैव कम, छुट्टियाँ आ गई हैं। फटिक ने धीरे से अपना सिर घुमाया और बिना किसी को देखे वह कह पड़ा, माँ, छुट्टियाँ आ गई हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.